हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। टॉपिक है हमारा क्या, रिकमेंडेड सीमेंट एंड सैंड रेशियो फॉर प्लास्टरिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सीमेंट एंड सैंड रेशियोज के बारे में बात करेंगे। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मोटार एंड लाइम, और मोटार एंड लाइम की हमारी 7 to 8 क्लासेस लगभग हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रीवियस क्लास को जाकर रिकॉल करिए, रिवीजन करिए उसका, देन उसके बाद आज की क्लासेस को आप अटेंड करना। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि सीमेंट और सैंड के कितना यहाँ पे रेशियोज यूज किया जाता है एंड लाइम और सैंड कितने रेशियोज में यूज करते हैं। जैसे अगर हमें पॉइंटिंग वर्क करवाना है, मैसनरी वर्क करवाना है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए सब स्ट्रक्चर में वर्क करना है, तो हम यहाँ पे क्या सीमेंट और सैंड के रेशियोज को यूज करते हैं, लाइम और सैंड का कितना रेशियोज हम यूज करते हैं। तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि 100% एसएससी जेईई सब इंजीनियर इन एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम जो भी पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या पॉइंटिंग वर्क के लिए, वो हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं रिकमेंडेड सीमेंट एंड सैंड मिक्स रेशियो फॉर प्लास्टरिंग, कि जो सीमेंट और सैंड है इसका जो मिक्स रेशियो है, सीमेंट और सैंड का मिक्स रेशियो कितना यूज किया जाता है फॉर प्लास्टरिंग वर्क के लिए। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं फॉर एक्सटर्नल वॉल। किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास क्या हो गई, एक बॉल है, तो इस बॉल में जो एक्सटीरियर वॉल है, मतलब कि बाहरी आवरण में एक्सटर्नल वॉल प्रोन टू सीवियर क्लाइमेट कंडीशन एंड फॉर रिपेयर वर्क। तो जो प्रोन टू सीवियर क्लाइमेट कंडीशन एंड फॉर रिपेयर वर्क के लिए सीमेंट और सैंड का कितना रेशियोज यूज करते हैं, सीमेंट और सैंड कितना रेशियो यूज किया जाता है, 1:3 में यूज करते हैं। फॉर एक्सटर्नल वॉल प्रोन टू सीवियर क्लाइमेट कंडीशन एंड फॉर रिपेयर वर्क के लिए कितना यूज किया जाता है, 1:3 यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल ब्रिक बॉल। एक्सटर्नल ब्रिक बॉल के लिए हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ब्रिक बॉल प्लास्टरिंग एंड सीलिंग प्लास्टरिंग एंड सीलिंग प्लास्टरिंग के लिए कितना यूज किया जाता है, 1:4 यूज करती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ब्रिक बॉल प्लास्टरिंग एंड सीलिंग प्लास्टरिंग के लिए कितना यूज किया जाता है, 1:4। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटरनल ब्रिक बॉल। इंटरनल ब्रिक बॉल, अगर हम यहाँ पे इंटरनल ब्रिक बॉल वर्क करवा रहे हैं जिसमें हम प्लास्टरिंग व्हेन फाइन सैंड का यूज कर रहे हैं इज नॉट अवेलेबल, तो फाइन सैंड इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में सीमेंट और सैंड का कितना रेशियो यूज किया जाता है, सीमेंट एंड सैंड 1:5 यूज करती हैं। इंटरनल ब्रिक बॉल प्लास्टरिंग व्हेन फाइन सैंड इज नॉट अवेलेबल, 1:5। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटरनल ब्रिक बॉल प्लास्टरिंग व्हेन फाइन सैंड इज अवेलेबल। अगर इंटरनल ब्रिक बॉल प्लास्टरिंग में फाइन सैंड अवेलेबल है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे सीमेंट सैंड 1:6 यूज करते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स ध्यान होना चाहिए कि एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल में हम यहाँ पे CS का कितने रेशियोज को प्रेफर करते हैं फॉर प्लास्टरिंग पर्पस के लिए। फॉर एक्सटर्नल वर्क प्रोन टू सीवियर क्लाइमेट कंडीशंस एंड फॉर रिपेयर वर्क के लिए कितना यूज किया जाता है, 1:3। और वही एक्सटर्नल ब्रिक बॉल, अभी हमने क्या बोला था, ओनली एक्सटर्नल वॉल के लिए बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रिक बॉल प्लास्टरिंग और सीलिंग प्लास्टरिंग के लिए 1:4 यूज करती हैं। और अगर इंटरनल ब्रिक बॉल के लिए बात करें एंड फाइन सैंड इज नॉट अवेलेबल, तो 1:5। और वही हम यहाँ पे इंटरनल ब्रिक बॉल प्लास्टरिंग के लिए बात करें व्हेन फाइन सैंड इज अवेलेबल, तो 1:6 के प्रोपोर्शंस में यूज करती हैं। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोटार्स आर सब डिवाइडेड इन 9 ग्रेड्स। इसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, 9 ग्रेड्स फ्रॉम 0.5 to 30 न्यूटन पर mm²। तो हम इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोटार आर सब डिवाइडेड इन 9 ग्रेड। इसको 9 ग्रेड में क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है फ्रॉम 0.5 to 30 न्यूटन पर mm²। 0.5 to 30 न्यूटन पर mm²। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं सीमेंट एंड सैंड के लिए। सीमेंट एंड सैंड, तो इसका कितना प्रोपोर्शन आ जाएगा, 1:3। एंड स्ट्रेंथ इसकी कितनी आ जाएगी,
10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये क्या, हाई स्ट्रेंथ मोटार, दिस इज द हाई स्ट्रेंथ मोटार, हाई स्ट्रेंथ मोटार H1। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1:4। अगर सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन 1:4 है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द हाई स्ट्रेंथ मोटार, हाई स्ट्रेंथ मोटार इसको क्या बोला जाता है, H2। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1:5 के लिए, 1:5। तो 1:5 की स्ट्रेंथ कितनी आएगी, इज सिमिलर इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको मीडियम स्ट्रेंथ मोटार बोला जाता है, मीडियम स्ट्रेंथ मोटार M1। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन अगर 1:6 है तो इसकी जो वैल्यूज स्ट्रेंथ निकल कर आएगी सिमिलर इक्वल टू 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है। और ये मीडियम स्ट्रेंथ मोटार M2। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीमेंट सैंड का रेशियो अगर 1:8 है तो इसके लिए स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, सिमिलर इक्वल टू 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द लो स्ट्रेंथ मोटार L1। नेक्स्ट हम बात करने वाली है सीमेंट सैंड का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:10। इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, सिमिलर इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और टाइप ऑफ स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, लो स्ट्रेंथ मोटार L2, तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। रिमेनिंग 3 ग्रेड अप टू 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आर स्पेशल मोटार। तो सीमेंट और सैंड 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8 एंड 1:10। स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 0.7 एंड 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड टाइप ऑफ स्ट्रेंथ आपको ध्यान रखना है, हाई स्ट्रेंथ मोटार, मीडियम स्ट्रेंथ मोटार एंड लो स्ट्रेंथ मोटार को यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ हमने जैसे कि पॉइंटिंग वर्क के लिए बात की थी प्रीवियस क्लास में। पॉइंटिंग वर्क फर्स्ट क्या था, पॉइंटिंग वर्क। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे पॉइंटिंग वर्क के बाद, प्लास्टरिंग। सेकंड क्या था, प्लास्टरिंग। पॉइंटिंग वर्क, प्लास्टरिंग, डैम प्रूफ कोर्स एंड मैसनरी वर्क फॉर सुपरस्ट्रक्चर एंड मैसनरी वर्क फॉर सब स्ट्रक्चर। तो पॉइंटिंग वर्क के लिए अगर हम बात करें तो कितना प्रोपोर्शन यूज किया जाता है इसके लिए, 1:, सीमेंट और सैंड का 1:1 यूज करते हैं। डीपीसी वर्क के लिए 1:2 एंड प्लास्टरिंग वर्क के लिए 1:3 एंड 1:4 यूज करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 1:3 एंड सब स्ट्रक्चर के लिए कितना यूज करते हैं 1:6। तो टाइप ऑफ वर्क के लिए क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पॉइंटिंग वर्क। एंड पॉइंटिंग वर्क क्या होता है, जनरली 2 ब्रिक्स के बीच में जो भी हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को फिल करने के लिए जो मटेरियल का यूज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वर्क। और पॉइंटिंग वर्क में सीमेंट सैंड का रेशियो कितना है 1:1 एंड इसमें लाइम और सैंड के रेशियोज को यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लास्टरिंग के लिए बात करें तो 1:3 एंड 1:4, डैम प्रूफ कोर्स के लिए 1:2 एंड मैसनरी वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर के लिए 1:3 एंड मैसनरी वर्क फॉर सब स्ट्रक्चर के लिए कितना यूज किया जाता है 1:6 यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे लाइम और सैंड के रेशियोज के लिए बात करें तो ये हम 1:3 यूज करते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर में कितना यूज किया जाता है 1:2 यूज करते हैं। एंड डीपीसी वर्क
टीपीसी वर्ग के लिए भी 1:2 यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और पैरामीटर्स हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे जो सैंड यूज करते हैं सैंड के बारे में डिस्कस किए थे कि सैंड क्या होती है एंड सैंड के टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने क्या यूज किए थे, पिट सैंड। पिट सैंड के बारे में समझे थे कि पिट सैंड क्या होती है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे रिवर सैंड के बारे में डिस्कस किए कि रिवर सैंड क्या होती है, पिट सैंड, रिवर सैंड और क्या आ जाएगा, सी सैंड। सी सैंड, तो ये 3 टाइप की सैंड यूज करते हैं, पिट सैंड, रिवर सैंड और सी सैंड। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की सैंड को हमने इन डिटेल्स में पढ़े। देन उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे क्या, सुर्खी। सुर्खी क्या होती है, तो सुर्खी के बारे में हमने स्टडी की, सुर्खी क्या होती है। एंड देन उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज इम्पार्टेड बाय, नेक्स्ट पैरामीटर हमने क्या पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज इम्पार्टेड बाय सैंड इन मोटार। प्रॉपर्टीज इम्पार्टेड बाय sand in mortar, imparted by sand in mortar। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए, वल्किनीज। फर्स्ट इज द वल्किनीज, प्रॉपर्टीज imparted by sand in mortar, वल्किनीज। एंड सेकेंड इज द सरफेस एरिया, वल्किनीज सरफेस एरिया, यूनिफॉर्म सेटिंग, यूनिफॉर्म सेटिंग। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ रीएडजस्टमेंट, स्ट्रेंथ रीएडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। तो ये पैरामीटर्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। देन उसके बाद हमने क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एडल्ट्रेंट के बारे में डिस्कस किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एडल्टेरेंट। तो ये सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।